हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स ट्राइब पर। दोस्तों, हम आपको इस चैनल पर जीएस पढ़ाने जा रहे हैं और हम इसकी शुरुआत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हर एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए जिसमें जीएस आती है, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बार बार। तो जैसे मतलब कोई भी स्टेट एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, इवन की पीसीएस एग्जाम्स तक में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को जैसे पता है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है थोड़े दिनों में, कभी भी हो सकता है। तो उसके जो पीवाईक्यू है उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो दोस्त एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, जो हमारी अब ये सीरीज चलेगी। जो नहीं तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की और अदर एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज डज नॉट हैव द जंतर मंतर। तो आपके ऑप्शन है उज्जैन, नागपुर, जयपुर, वाराणसी। दोस्तों देखो, आपको क्या करना है, मैंने ये क्वेश्चन आपको अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको ये पढ़ना है और इसका आंसर देना है वीडियो को पॉज करके। जैसे नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, मैं उसमें पॉज नहीं करूंगा, आपको खुद वीडियो को पॉज करना है और उसका आंसर देना है। उसके बाद मेरे साथ मैच करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर है नागपुर। जो जंतर मंतर है वो 5 जगह पर है। जयपुर में है, दिल्ली में है, मथुरा में है, वाराणसी में है और उज्जैन में है। देखो, जो जंतर मंतर बनवाए थे वो महाराजा जय सिंह ने बनवाए थे। और ये ना जो जंतर मंतर है, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। तो देखो, जो इसमें जो जयपुर वाला है, ये 1734 में बनवाया था महाराजा जय सिंह ने। और ये इकलौती ऐसी जंतर मंतर की साइट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड की हुई है। और जो बनारस वाला है वो गंगा नदी के किनारे पर है। और एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि वेधशाला ऑब्जर्वेटरी कौन सी जंतर मंतर साइट को बोला जाता है, वो उज्जैन वाली को बोला जाता है वेधशाला ऑब्जर्वेटरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 निबल्स आर इक्वल टू डैश बीट्स। तो आपके ऑप्शन है 400, 512, 256, 200। तो दोस्तों, इसका आंसर है 400। जो एक निबल होती है वो 4 बिट्स के बराबर होती है। तो 100 हो गई 400 के बराबर। तो आपको सबसे पहले बात इसमें ये पता होनी चाहिए कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी सिस्टम के ऊपर काम करता है। बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे हम आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, हम उसमें सीधा लिख देते हैं। जैसे मान लो कि ABCD, उसको जो कंप्यूटर है उसको ये वाली चीज़ समझ नहीं आती, उसको समझ आता है जैसे 1010 1100, ऐसा कुछ होता है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज होती है ये। तो ये समझ आती है उसको उसको 0101 ही समझ आता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 0101। तो जो 1 बिट होता है वो 0 और 1 के इक्वल होती है। तो ऐसे ही हम आगे इसकी सीरीज बनती है कि जैसे फिर 1 निबल आता है, इसके बाद उसमें 4 बिट्स होती हैं। 1 बाइट आएगा, उसमें 8 बिट्स होती हैं। 1 KB में 1000 बाइट्स होती हैं। 1 MB में 1 मिलियन बाइट्स होती हैं। ये ऐसे ना आगे से आगे चलता रहता है। 1 GB में आपको ये मिलेंगी 100 करोड़ या 1 बिलियन बाइट्स मिलेंगी। ठीक है, 1 TB 1 ट्रिलियन बाइट्स होंगी। यहाँ तक कि वैसे आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, इससे आगे आपको बहुत रेयर ही मिलेगा। जैसे इससे आगे पेटाबाइट आ गया, एक्साबाइट आ गया, जेटाबाइट आ गया, योटाबाइट आ गया। यहाँ तक बस ये आपको आपकी नॉलेज के लिए लिख दिए गए हैं, बाकी इतनी कोई खास नीड है नहीं इस चीज़ की, बस आपको इनकी फुल फॉर्म पता होने चाहिए। जैसे KB की किलोबाइट, MB की मेगाबाइट, GB की गीगाबाइट, TB की टेराबाइट और PB की पेटाबाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैव द एशियन गेम्स बीन हेल्ड इन इंडिया। आपके ऑप्शन है 2, 1, 3, 4। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2। जो हमारे गेम हुए हैं वो 2 बार हुए हैं। जो एशियन गेम्स है दोस्तों, वो फर्स्ट टाइम 1951 में हुए थे और वो न्यू दिल्ली में ही हुए थे। और जो इसके फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ द एशियन गेम्स माने जाते हैं, वो हैं गुरुदत्त सोंदी। और जो गुरुदत्त सोंदी हैं, ये ब्रिटिश टाइम में जो इंडियन ओलंपिक हॉकी टीम थी
उसके मैनेजर थे, जिसने 1932 समर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। और इसका एशियन गेम्स का जो हेडक्वार्टर है वो कुवैत में है, कुवैत सिटी में। और प्रीवियस जो एशियन गेम्स हुए थे वो 2022 में चाइना में हुए थे। जो अब नेक्स्ट होने हैं वो 2026 में जापान में होंगे। एशियन गेम्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं राजा रणधीर सिंह। और जो एशियन गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, उसको करवाती है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट है ना, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, वो ओलंपिक गेम्स हैं। और सेकंड नंबर पे आता है जो वो एशियन गेम्स आते हैं। और जो सेकंड टाइम, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था वो 1951 में हुआ था इंडिया में, और सेकंड टाइम हुआ था 1982 में, और ये भी न्यू दिल्ली में ही हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज कंसीडर एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आपके ऑप्शन है जे थॉमसन, ई रुदरफोर्ड, नेल बोहर और जे चैडविक। दोस्तों इसका सही आंसर है ई रुदरफोर्ड। और जो आपको इससे अलग इंफॉर्मेशन है आपके लिए, वो है जो जे थॉमसन है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में, और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। जो नेल बोहर हैं, उनको फादर ऑफ एटॉमिक फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने बोहर मॉडल दिया था। और इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1922 में मिला था। और जो अगला ऑप्शन दे रखा आपको जे चैडविक, उन्होंने ना न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में, और 1935 में इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। देखो दोस्तों, तीन पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होते हैं उसमें नो इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। इसको आप ऐसे याद सकते हैं, जैसे आप कोई भी बाइक या स्कूटी, मतलब बाइक गाड़ी कुछ चलाते हो, उसमें गियर लगाते हो आप, उसमें है ना, जैसे एक जब भी कोई गियर नहीं होता उसको न्यूट्रल बोला जाता है कि भाई न्यूट्रल गियर में है। तो न्यूट्रल का मतलब कोई गियर नहीं है, नो, जीरो है। तो न्यूट्रॉन, इससे आप न्यूट्रल याद रखिए, और उससे आपको पता लगेगा कि इसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। पी, प्रोटॉन, प्रोटॉन से पी और पी से पॉजिटिव। और इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपको पता लग गया कि एक में पॉजिटिव है और एक में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। बचा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है। जो ये तीनों हैं पार्टिकल, ये तीन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और ये मिलके क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं, तीनों मिलके। जो एटम का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये सेंटर में, जो एटम का जो सेंटर होगा उसमें न्यूक्लियस बनाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द डाउन स्लोप्स winds following from high elevation for mountains, plateaus and hill down their slopes to the valley or plain below are known as। उसका नाम बताना है। इसने बोला कि जैसे कोई पहाड़ है, उसके डाउन स्लो, उसके नीचे की तरफ हवाएं गिरती हैं, वहां से उसको क्या बोलते हैं। इस ऑप्शन आपके एनाबैटिक विंड्स, सैमोन्स विंड्स, सैमल विंड्स, कैटाबैटिक विंड्स। इसका सही आंसर है कैटाबैटिक विंड्स। देखिए दोस्तों, आप दो वर्ड सुनते हैं, एक एयर और एक विंड्स। आपको लगता होगा दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। जो एयर है वो मिक्सचर होता है गैसेस का, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाते हैं मिलके। और जो विंड है ये मूवमेंट है एयर का। और ये जो अर्थ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलते हैं, उस इसकी वजह से मूवमेंट होता है एयर का। और जो विंड्स हैं वो भी आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड है। पहली प्राइमरी होती है, दूसरी सेकेंडरी होती है, तीसरी टेरेशरी होती है। और इनके आपको, जैसे प्राइमरी है उसको प्लेनेटरी विंड्स भी बोलते हैं, सेकेंडरी को पीरियोडिक विंड्स बोलते हैं, और टेरेशरी को लोकल विंड्स बोलते हैं। देखिए जो प्राइमरी विंड्स हैं वो हमेशा जो चलेंगी ना वो सेम डायरेक्शन में चलेंगी, और पूरी साल चलेंगी, और ये पूरी की पूरी अर्थ पे चलती हैं, पूरे पूरे प्लेनेट पे आपको चलती हुई मिलेंगी। जो इनका एग्जाम्पल्स हैं वो द ईस्टर्लीज हैं और पोलर विंड्स हैं। और जो सेकेंडरी है, ये चलती अर्थ पे पूरी पे, लेकिन ये क्या है, ये चेंज करती रहती है डायरेक्शन टाइम टू टाइम। और इसका रीजन क्या है, एक तो अर्थ की रोटेशन है, सन की मूवमेंट है, मून की मूवमेंट है, ऐसे ही मतलब और भी कोई भी प्लेनेटरी आसपास हम गतिविधियां होंगी तो वो इसका सारा उसकी वजह से होता है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, मानसून विंड्स हैं, लैंड ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो ट्रेशरी विंड है, ये किसी एक पर्टिकुलर
टाइम पे या पर्टिकुलर एरिया में ही चलती हैं। जैसे ये ना किसी भी पर्टिकुलर पीरियड और स्मॉल एरिया होता है, कभी दिन मतलब किसी पर्टिकुलर डे ईयर वगैरह में चलती हैं ये। जो ये चलती हैं ये भी वही अपना क्या नाम है उस एरिया का जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर और वहाँ के एयर प्रेशर में स्पेसिफिक लोकेशन में, तो उसकी वजह से ये चलती हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, तो इंडिया में बोला जाता है लू चल पड़ी हैं, तो वो यही होती हैं, लू बोलते हैं इंडिया में। और ऐसे ही यूएसए में जो एक स्पेसिफिक टाइम पे चलती है उसको चिनूक बोला जाता है। फ्रांस में मिस्ट्रेल है, और सहारा डेजर्ट है जो उसमें सिरोको एयर चलती है। और देखिए जो आपको और तीन ऑप्शन दिए हुए थे उनको भी हम समझ लेते हैं, जैसे एनाबेटिक विंड्स, सोमन विंड्स और शैमल्स विंड्स भी उसमें नाम है। एनाबेटिक तो देखिए उसका अपोजिट हो जाता है, जो हमने बताया था कि ये पहाड़ है और इससे नीचे हवा गिरी उसको कैटाबैटिक बोलते हैं। उल्टा हो जाएगा, जैसे ये थर्मल हीट है, ये नीचे धरती है, अर्थ है, और अर्थ गर्म होगी, गर्म होने की वजह से ये ऊपर की तरफ हवा को गर्म करके ऊपर उठाएगी, जिसको हम ये थर्मल हीटिंग यहाँ लिखा हुआ है। थर्मल हीटिंग की वजह से ये ऊपर उठेंगी, तो उसकी वजह से अगर जो ऊपर उठी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैटाबैटिक विंड्स बोलते हैं। ये अपस्लोप जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो समन्स विंड्स हैं ये हॉट हैं, ड्राई हैं, और ये मिडिल ईस्ट में ही चलती हैं। जो शैमल्स हैं वो नॉर्थ वेस्टली बहती हैं, और ये इराक और पर्शियन गल्फ स्टेट्स में मिलेंगी आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द पेयर दैट इज नॉट मैच करेक्टली। इसमें आपको एक मरुस्थल डेजर्ट की लोकेशन, डेजर्ट का नाम दे रखा है और उसकी लोकेशन दे रखी है किस कंट्री में वो है। तो आपके ऑप्शन है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, पैटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना, सहारा डेजर्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और कालाहारी डेजर्ट इंडिया। आपको बताना है इनमें से गलत पेयर कौन सा है। तो इनमें से दोस्तों गलत पेयर है कालाहारी डेजर्ट इंडिया, ठीक है। तो हम यहाँ समझते हैं कि जो डेजर्ट है वो चार तरह के होते हैं। पहला होता है हॉट एंड ड्राई, दूसरा होता है सेमी एरिड, तीसरा होता है कोस्टल और चौथा होता है कोल्ड। जो इनका चारों है, चारों में सबसे पहली बात तो टेम्परेचर में डिफरेंसेस है। जो हॉट एंड ड्राई है वो 20 से 25 डिग्री उसका एवरेज टेम्परेचर है और हाई जाता है 50 तक। और जो सेमी एरिड है उसका 20 से 38 डिग्री के अराउंड रहता है, और जो कोस्टल है उसका 13 से 24 डिग्री। और कभी कभार इसका रेयरली होता है कि 35 डिग्री तक जाए, और इसकी जो ठंड होती है वो ठंडी होती है, कूलर होती है। और जो कोल्ड वाला डेजर्ट है वो तो देखो इस नाम से ही पता लग रहा है कि वो फ्रीजिंग ही है, मतलब ठंडा ही मिलेगा, वो पूरी पूरी साल ठंडा रहता है और टेम्परेचर -50 तक जाता है इसमें। और जो बारिश है, बारिश के हिसाब से भी देखा जाता है कि जो हॉट एंड ड्राई है उसमें ना पूरी साल में 1 इंच से भी कम बारिश देखने को मिलेगी आपको। और जो आपका सेमी एरिड है उसमें आपको 1.5 इंच के अराउंड मिलेगी। कोस्टल में तो अनकॉमन होती है, कभी होगी कभी नहीं होगी, इसका है ही नहीं है। और जो कोल्ड डेजर्ट है उसमें आपको सर्दियों में 18 इंच तक बारिश देखने को मिलती है। जो इनके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हॉट एंड ड्राई का है सहारा डेजर्ट अफ्रीका वाला, और सेमी एरिड है गोबी डेजर्ट इन चाइना, आटाकामा डेजर्ट है साउथ अफ्रीका में, वो कोस्टल है। और अंटार्कटिका और आर्टिक वाले जो हैं वो कोल्ड हैं। एक इंडिया में जो लद्दाख में है, लद्दाख में है, वो भी आपका कोल्ड डेजर्ट है। जो थार डेजर्ट है आपका इंडिया में, इंडिया में जो डेजर्ट है वो थार डेजर्ट है। इसको आप ऐसे याद रखिए, इंडिया में गाड़ी आती है महिंद्रा की थार, तो थार इंडिया में है, तो थार डेजर्ट भी इंडिया में है, ठीक है। तो इंडिया थार डेजर्ट, और ये हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में आता है, और 18th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, अगर वो हॉट पूछा जाए, गर्म मरुस्थल पूछा जाए, तो वो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। अगर कोल्ड पूछा जाए तो वो अंटार्कटिक डेजर्ट है। अगर ये पूछा जाए कि भाई ओवरऑल कौन सा बड़ा है, तो वो अंटार्कटिक ही है। और जो स्मॉलेस्ट है वो कारक्रोस डेजर्ट है कनाडा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि सिलेक्ट द पेज दैट इज नोट मैच। ये भी आपको नोट मैच बताना है, इसमें आपको पोर्ट दिया हुआ है और उसमें की लोकेशन दी हुई है। आपके ऑप्शन है पारादीप पोर्ट पुडुचेरी में, तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में, मरुमगांव पोर्ट गोवा में है, और कांडला पोर्ट गुजरात में है। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो इसमें गलत ऑप्शन है जो वो पारादीप पोर्ट का दे रखा है, ये उड़ीसा में है, पुडुचेरी में नहीं है,
ठीक है, तो देखिए ये आपको ये दे रखा है कि जो पारादीप पोर्ट है ये उड़ीसा में है। जो आपको ऑप्शन दे रखा है टूटीकोरिन पोर्ट, उसको वी ओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। देख, और इसमें आपको और इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए वो है, जैसे लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का वो मुंबई पोर्ट है महाराष्ट्र में। स्मॉलेस्ट पोर्ट है वो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान एंड निकोबार में। ओल्डेस्ट पोर्ट है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है कोलकाता में। न्यूएस्ट सबसे नया वधवा वाधवन पोर्ट है महाराष्ट्र में। डीपेस्ट पोर्ट है वो विशाखापट्टनम पोर्ट है। आर्टिफिशियल जो मैन मेड है पोर्ट वो चेन्नई पोर्ट है। और जो बिजिएस्ट है वो मुंबई पोर्ट है। और देखिए दोस्तों, आप ये मैप रिकमेंड कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं वीडियो को रोक के कौन सा पोर्ट कहाँ पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी बतानी है। इसमें आपको न्यूक्लियर पावर स्टेशन दे रखे हैं और एक स्टेट दे रखी है कि करेक्ट कौन सा है। इसमें से तीन गलत है, एक सही है, वो आपको देखना है। पहला ऑप्शन है कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन केरला। मुंड्रा थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश। तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन इन आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश में ही है। देखिए जो कुंडाकुलम है वो तमिलनाडु में है। मुंद्रा जो है आपका मुंद्रा है ये गुजरात में है, और जो तलचर है वो उड़ीसा में है। देखिए दोस्तों, जो इंडिया है वो फोर्थ लार्जेस्ट नंबर पे मतलब यूज करता है न्यूक्लियर पावर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जो पहले नंबर पे हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो थर्मल से करते हैं। दूसरे नंबर पे ऑयल और गैसेस से करते हैं। तीसरे पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक से करते हैं। और चौथे नंबर पे न्यूक्लियर है। और पांचवें पर रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो हमारे सोलर विंड्स वगैरह उससे करते हैं। जो इंडिया में टोटल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो 22 हैं, और ये 7 स्टेट्स में है। और इनकी जो कैपेसिटी है पावर जनरेशन की वो 6780 मेगावाट इलेक्ट्रिक है। और जो लार्जेस्ट वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कुंडाकुलम वाला है। और जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तारापुर है। और इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आता है वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर जनरेशन में। और जो हमारे होमी जहांगीर भाभा हैं उनको फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट बोला जाता है इंडिया में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपटीशन इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। ईरानी कप, संतोष ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी। इसका सही आंसर है संतोष ट्रॉफी। क्योंकि दोस्तों जो ईरानी कप है आपका, दुलीप ट्रॉफी है, दियोदर ट्रॉफी है, ये सब के सब क्रिकेट से रिलेटेड है तीनों के तीन। जो हमारी फुटबॉल टीम है इंडिया की, उसके जो कैप्टन हैं एट प्रेजेंट वो हैं गुरप्रीत सिंह संधू। और जो नंबर ऑफ प्लेयर हैं फुटबॉल में वो 11 प्लेयर होते हैं। उसमें से एक गोलकीपर और 10 होते हैं हमारे आउटफील्डर्स। जो फुटबॉल है उसका जो सबसे बड़ा इवेंट है, बिगेस्ट इवेंट है, वो फीफा है। और ये हर एक 4 साल में होता है। जैसे मोस्टली पीपल्स को पता है कि भाई जैसे क्रिकेट है उसमें वर्ल्ड कप सबसे बड़ा इवेंट है, तो उसी तरह फीफा फुटबॉल का है। और जो लास्ट फीफा 2022 में हुआ था, तो उसके जो विनर था वो अर्जेंटीना थी। और जो 2026 में अब होगा वो मतलब जो नेक्स्ट होगा वो 2026 में होगा फीफा वर्ल्ड कप। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च एट द डैश सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो आपके ऑप्शन है बॉम्बे, कलकत्ता, सूरत, लाहौर। हमें बताना है जो भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया गया था कौन से कांग्रेस सेशन से में किया गया था। तो इसका सही आंसर है बॉम्बे। इसको बॉम्बे वाले सेशन में लॉन्च किया गया था। देखिए दोस्तों, जो क्विट इंडिया भारत छोड़ो मूवमेंट है ये बॉम्बे में किया गया था, ये कांग्रेस सेशन था। और इसको अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, अगस्त ऑफर अलग है और अगस्त मूवमेंट अलग है। जो इसकी डेट ऑफ लॉन्च थी वो 8 अगस्त 1942 थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था। और लॉन्च किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसमें स्लोगन दिया था डू और डाई का। और एक और बात दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्विट इंडिया स्लोगन किसने दिया था? जो ये तो आपको क्या नाम है मूवमेंट मतलब लॉन्च हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट था। जो स्लोगन था क्विट इंडिया का वो यूसुफ मेहर अली जी ने दिया था।
ठीक है। और देखिए आपको ना कांग्रेस सेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें एओयू थे इस्टेब्लिश करने में, और ये 1885 1885 में हुई थी इसकी इस्टेब्लिशमेंट कांग्रेस की। तो जो उस टाइम किसी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे उस टाइम वाइसराय कौन थे इंडिया के, तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है। और इसका जो ये मतलब कि और जो इसका फर्स्ट सेशन है कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था? वो बॉम्बे में हुआ था। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? वीसी बैनर्जी थे। और जनरल सेक्रेटरी कौन थे उस टाइम? ए ओ हयूमी थे, जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प की थी। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि कितने डेलीगेट उसमें पार्टिसिपेट किया था? वो 72 डेलीगेट थे उसमें। सेकंड सेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो कलकत्ता में था 1886 में, और दादा भाई नौरोजी उसके प्रेसिडेंट थे। जो थर्ड हुआ था वो मद्रास में 1887 में, और उसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? वो बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। जो जॉर्ज यूले हैं वो फर्स्ट यूरोपियन थे जो प्रेसिडेंट बने थे नेशनल कांग्रेस के। और जो जनगण मन है हमारा, वो फर्स्ट टाइम कहाँ गाया गया था? वो कांग्रेस सेशन में ही गाया गया था 1911 में। और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो बिशन नायर धार थे, नारायण धार, बिशन नारायण धार थे। और ये कलकत्ता में हुआ था सेशन आपका। ठीक है। देखो, जो एनी बेसेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट थी। और अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, वो सरोजनी नायडू थी। वो 1925 में कानपुर में प्रेसिडेंट बनी थी। और महात्मा गांधी जी ने एक ही सेशन को में प्रेसिडेंट बने थे, वो 1924 में हुआ था, और वो बेलगांव सेशन था। जो वल्लभ भाई पटेल थे वो 1931 में कराची सेशन में प्रेसिडेंट बने थे। और सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुरा सेशन में बने थे। और जो जेबी कृपलानी है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के कांग्रेस के। जब इंडिया आज़ाद हुआ तब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ये यही थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज न्यूक्लियर पावर सबमरीन? जो न्यूक्लियर पावर से चलती है सबमरीन वो कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है आईएनएस साल्की, आईएनएस सिंधुवीर, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस कालवरी। तो इसका सही आंसर है आईएनएस अरिहंत। दोस्तों, देखिए जो आईएनएस अरिहंत है, ये इंडिया की फर्स्ट पहली खुद की डेवलप की हुई न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। इंडिजीनियसली खुद की, बिना किसी और की हेल्प के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इसमें से करेक्टली मैच नेम बताना है। इसमें आपको रिसर्च सेंटर दिए हुए हैं और साथ में उसकी डिस्ट्रिक्ट स्टेट दी हुई है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है। जैसे सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट सैलम, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर। आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं। और आपका सही आंसर आता है इसमें कि जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो जोधपुर में है। और जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है सैलम में ना होकर चेन्नई में है। और जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून ना होके शिमला में है। और जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सैटेलाइट वाज ऑपरेटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, आईआईटी कानपुर? रोहिणी, जुगनू, भास्कर, आईआरएसआईडी। तो इसका सही आंसर आता है जुगनू। जुगनू इनकी सैटेलाइट थी जो ऑपरेट करते हैं। जो जुगनू है वो एक नैनो सैटेलाइट है। और ये जो डाटा कलेक्ट करती है वो एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड करती है। और जो रोहिणी है वो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च थी इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल से। फर्स्ट सैटेलाइट नहीं थी ये, जो इंडिया में बनाया हुआ लॉन्च व्हीकल था फर्स्ट, उससे लॉन्च की हुई फर्स्ट सैटेलाइट थी। फर्स्ट सैटेलाइट थी हमारी आर्यभट्टा। ये सोवियत यूनियन की हेल्प से हमने लॉन्च की थी, और अप्रैल 1975 में की थी। 19 अप्रैल 1975 में की थी हमने लॉन्च। जो रोहिणी है ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थी हमारी SLV-3 पर। और ये श्री हरिकोटा से हमने लॉन्च की थी। जो IRSD सैटेलाइट है ये अर्थ इमेजिंग का काम करती है। जो आप देखते हैं ना अर्थ आपको ब्लू ब्लू दिखाई देती है, और वो ये वाली सैटेलाइट फोटो भेजती हैं।
हु वंस रिमार्क नेहरू इज ए पैट्रियट वाइल जिन्ना इज ए पॉलिटिशियन। आपके ऑप्शन है अरविंदो घोष, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, कि इनमें से किसने कहा था कि नेहरू तो एक देशभक्त है और जबकि जिन्ना एक सिर्फ राजनीतिक है, राजनीतिक है। तो आपके ऑप्शन, आपका आंसर आता है मोहम्मद इकबाल ने ये बात बोली थी। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने 16 साल तक अपनी सर्विसेज दी थी और ये 1946 1964 तक का इनका टाइम पीरियड था जब ये एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे थे। एक देखिए, एक और स्टेटमेंट है कि हाफ नेक्ड बैगर महात्मा गांधी जी को बोला गया था और ये बोला था विंस्टन चर्चिल ने। आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को हाफ नेक्ड बैगर किसने बोला था। तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, कि मिजोरम की कैपिटल कोहिमा है, राजस्थान लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है एरिया वाइज, सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया है, और जो तेलंगाना है वो 2 जून 2014 में बनी थी। तो आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सी है। तो इसमें जो गलत है दोस्तों वो है कि इन्होंने बोला कैपिटल ऑफ मिजोरम इज कोहिमा। नहीं, इसकी कोहिमा नहीं है, इसकी है आइजोल। आइजोल को हम साइलेंट सिटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये हॉर्न फ्री सिटी है। देखिए दोस्तों, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें ये 7 स्टेट्स हैं, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, असम। इनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। और जो ये इंडिया से ना कनेक्ट होती है वो एक बड़ा ही नैरो पैसेज है, 21-22 किलोमीटर का पैसेज है वो, उसको हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप इनकी एक बार कैपिटल भी देख लीजिएगा कि मिजोरम की आइजोल है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, त्रिपुरा की अगरतला है, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, मेघालय की शिलोंग और असम की दिसपुर है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेड पांडा ईट्स लीव्स, किसकी लीव्स खाता है? बैम्बू के, यूकोलिप्टिस के, पाइन के, मैपल के? इसका सही आंसर है बैम्बू के। वो बैम्बू के लीव्स खाता है। जो हमें रेड पांडा के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसे ऐसी प्रजाति के लिए। जैसे ये मिलते कहाँ हैं? ये ईस्टर्न हिमालयाज में मिलते हैं और साउथ वेस्टर्न चाइना में मिलते हैं। इनका स्टेटस क्या है? ये एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। और इनका और नाम क्या है, किस नाम से इनको जाना जाता है? लेसर पांडा, रेड बियर कैट और रेड कैट बियर, इन 3 नाम से और इसको इनको इसको जाना जाता है। जो इसका लाइफ स्पैम है वो 8 से 10 साल का होता है नॉर्मली, और ये 15 साल तक मैक्सिमम जा सकता है। ये देखिए, लीव्स तो खाते हैं बैम्बू के, उसके साथ साथ ये फ्रूट भी खाते हैं, रूट्स भी खाते हैं, एग्स भी खाते हैं और एक्रोन्स भी खाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भाई जो 72nd अमेंडमेंट है वो मेक प्रोविजन फॉर द सेटिंग अप रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल्स। जो 101वीं अमेंडमेंट है वो इंट्रोड्यूस किया था उसने जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल 61वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जो उसमें रिड्यूस कर दी गई थी वोटिंग एज 21 से 18। 102 जो अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के लिए थी। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये इसमें गलत दे रखी है। ये त्रिपुरा में शेड्यूल ट्राइब की जो सीट्स रिजर्वेशन के लिए की गई थी, कि भाई वहाँ की जो सीट है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए किस प्रकार से रिजर्व रहेंगी। ठीक है, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और जो इसमें जो ये दे रखे हैं ये भी ये सही है। जो 101वीं है वो जीएसटी के लिए थी, 61वीं है उसमें एज रिड्यूस कर दी गई थी, और 102 वाली में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, स्टेटस उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। देखिए दोस्तों, जो अमेंडमेंट है वो हमारे आर्टिकल 368 के अंडर आती है कॉन्स्टिट्यूशन के। आज तक जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है और भारत आज़ाद हुआ है तब से 106 टोटल अमेंडमेंट्स हुई हैं। जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी वो 1951 में हुई थी, और जो लेटेस्ट वाली हुई है वो 106वीं हुई है और वो 2023 में हुई है। और उसमें क्या किया गया है, उसमें वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 लेके आए थे। उसके अकॉर्डिंग जो भी किसी भी स्टेट, मतलब कि जो लोकसभा है हमारी, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, उसमें 1/3 सीट्स जो रिजर्व रहेंगी वुमेन्स के लिए रहेंगी। जो 42nd अमेंडमेंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, और ये 1976 में हुई थी।
इसमें ना 3 वर्ड ऐड किए गए थे पिरम्बल में। पूछा जा सकता है कि कौन से 3 वर्ड ऐड किए थे। सोशलिस्ट था, सेकुलर था और इंटीग्रिटी था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इसमें बोल रखा है कि जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट है वो पाली में लिखी गई है, रिटन इन पाली। चरक पर्सनल फिजिशियन ऑफ द गौतम बुद्धा। उपगुप्ता इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्बेरस बुद्धिज्म। द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज इन नेपाल। तो इसका जो गलत ऑप्शन दे रखा है इसमें इसमें दे रखा है चरक। चरक वाज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ गौतम बुद्धा। ये बिल्कुल गलत है। इसमें इसके मतलब कोई लिखा नहीं हुआ कहीं पर कि वो उनके फिजिशियन थे। ठीक है। जो चरक हैं वो चरक संहिता के लिए जाने जाते हैं। और जो चरक संहिता है ये मेडिसिन मेडिसिन से रिलेटेड बुक है। ठीक है। जैसे और ये आप एक बार पढ़ लेना कि जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट्स हैं वो पाली में लिखी गई हैं। और उपगुप्ता है मतलब कि जो अशोक थे, सम्राट अशोक, वो बुद्धिज्म में जो उन्होंने अपने अपना धर्म परिवर्तन किया था वो उपगुप्ता के इन्फ्लुएंस में आके किया था। और जो गौतम बुद्धा जी का जन्म है वो नेपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग अलॉय डज नॉट कंटेन टीन। ऑप्शन है गन मेटल, ब्रोंज, बेल मेटल, ब्रास। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ब्रास। ब्रास में टीन नहीं होता। सबसे पहली बात, जो अलॉय है वो क्या होता है? वो अलॉय है ना, मिक्सचर होता है मेटल्स का, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। इसमें इसमें जो प्रोसेस की जाती है उसमें पहले मेल्ट डाउन किया जाता है और फिर उसको कूल डाउन करके मिक्स कर दिया जाता है किसी भी मेटल को, उसको हम अलॉय बोलते हैं। इसमें दो या दो से अधिक मेटल्स को मिक्स किया जाता है। जो अलॉयज हैं वो सुपीरियर होते हैं प्योर मेटल से, क्योंकि जो प्योर मेटल है वो सॉफ्टर होते हैं अलॉय से। ठीक है। और जो गन मेटल है, आपको ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें पता होना चाहिए। जैसे गन मेटल है उसमें कॉपर, टीन, जिंक। ब्रोंज में कॉपर एंड टीन होता है। बेल में ब्रोंज होता है और इसमें हाइयर टीन कंटेंट होता है। ठीक है। तो आपके देखो इसीलिए तीसरा जो ये ब्रास ऑप्शन है ये अलग था। इसमें कॉपर और जिंक होता है, टीन नहीं होता है इसमें। और जो ब्रास है इसको हम जो घर में डेकोरेशन वगैरह के लिए हम चीज़ें यूज करते हैं वो लगभग ब्रास से बनी होती हैं, क्योंकि उसमें ना गोल्ड के जैसी ब्राइटनेस होती है, अपीयरेंस जो होती है ना ब्रास की वो गोल्ड जैसी होती है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द नोवेल थॉमस हैज बीन रिटन बाय। तो आपके ऑप्शन है खुशवंत सिंह, आर के नारायण, भीष्म साहनी और अमृता प्रीतम। जो इसका सही आंसर है वो है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ने नोवेल थॉमस लिखा था। जो ये है ये एक हिंदी नोवेल है और इसमें जो लिखा हुआ है वो कहानियां लिखी हुई हैं पार्टीशन के टाइम की, डरावनी कहानियां, मतलब जो उस टाइम बहुत खून खराबा हुआ था। और ट्रेन टू पाकिस्तान, जो खुशवंत सिंह एक ऑप्शन में है हमारे पास, ये इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी थी। और इनको ना पद्म भूषण मिला था 1974 में। लेकिन हमारा ना एक ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उसमें इन्होंने 1984 में पद्म भूषण अपना वापस कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज नॉट करेक्ट। ये यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताने की कौन सी गलत है। पहली है कि द यूएन हैज 6 ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरी है द टर्म ऑफ द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज 5 ईयर। और अगली है द यूनाइटेड नेशन काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर। और उससे चौथी है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज 15 जजेस। ठीक है। जो इसमें गलत वाली है वो है द जो जजेस इंटरनेशनल कोर्ट के जजेस है उनकी टर्म 5 साल की होती है। वो 5 साल की नहीं होती, वो 9 साल की होती है, 9 ईयर्स की होती है। ठीक है। और जो इसमें बोल रखा है कि पहली स्टेटमेंट है द यूनाइटेड नेशन है 6 लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज वो हैं, पहली है अरेबिक, दूसरी चाइनीज, तीसरी इंग्लिश, चौथी फ्रेंच और रशियन और स्पेनिश छठी। ठीक है। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो कौन से हैं? यूएसए है, रशिया है, चाइना है, यूके है, फ्रांस है। ठीक है। इसमें आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा परमानेंट मेंबर्स में आता है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें 15 जज होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, द डेक्कन ओडिसी इज ए। ये क्या है? डेक्कन ओडिसी क्या है? बोटेनिकल गार्डन है, लग्जरी ट्रेन है, क्रिकेट स्टेडियम है, 5 स्टार होटल है। दोस्तों ये जो डेक्कन ओडिसी है ये एक लग्जरी ट्रेन है। ठीक है। और इसमें जो लग्जरी ट्रेन है ये डेक्कन ओडिसी, ये महाराष्ट्र टूरिज्म है जो उसको प्रमोट करने के लिए है। ऐसी ही कुछ और ट्रेनें हैं जो इंडिया में चलाई जाती हैं, जैसे महाराजा एक्सप्रेस है,
द पैलेसेस ऑन व्हील है। महाराजा पैलेसेस, महाराजा एक्सप्रेस है जो ये राजस्थान में आपको मिल देखने को मिलेगी। और आपको एक बात बताता हूँ, जो ये डेक्कन ओडिसी है, ओडिसी, इसकी जो टिकट है वो 6 लाख के अराउंड है। और जो महाराजा एक्सप्रेस है इसकी सबसे लग्जरी टिकट 21 लाख के अराउंड है। कभी आप इनको गूगल सर्च करके देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कल्पना वन इज ए डैश सैटेलाइट, ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है, ये मिलिट्री सैटेलाइट है, ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो इसका सही ऑप्शन है, ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, जो जिसके नाम पे इनका नाम है कल्पना वन। ये कल्पना चावला जी के नाम पे है। जो कल्पना चावला जी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि इनका जो जन्म है वो करनाल में हुआ था। ये हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है, 17 मार्च 1962 को। और इनकी ना जो मृत्यु है वो 1 फरवरी 2003 में हुई थी। ये स्पेस से वापस आ रहे थे तो उस टाइम इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनके बारे में खास बात क्या है? पहली बात तो ये फर्स्ट वुमेन है इंडियन ओरिजिन की जो स्पेस में गए थे, और सेकंड पर्सन है इंडियन जो स्पेस में गए थे राकेश शर्मा जी के बाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द पेयर दैट इज नॉट मैच करेक्टली। इसमें आपको डैम दे रखी है और रिवर दे रखी है और बताना है कि कौन सी सही से मैच नहीं कर रही है। पहली आती है, पहला ऑप्शन आपका नागार्जुना सागर डैम कृष्णा रिवर पे है, टेहरी डैम भागीरथी रिवर पे है, नाथपा जाखरी डैम झेलम रिवर पे है, इंदिरा गांधी डैम नर्मदा रिवर पे है। तो आपका जो इसमें पेयर मैच नहीं कर रहा है वो है नाथपा जाखरी डैम। ये आपको सतलुज पे दे रखे, सतलुज पे, सॉरी झेलम पे दे रखी है, लेकिन इसका सही आंसर है सतलुज। ठीक है। ये एक लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इंडिया का, जो नाथा जाखरी डैम है। जो टेहरी डैम है वो टालेस्ट डैम इन इंडिया है और वन ऑफ द टालेस्ट इन द वर्ल्ड है, और ये उत्तराखंड में स्थित है। जो इंदिरा सागर है ये लार्जेस्ट रिजर्वियर इन इंडिया है। रिजर्वियर क्या होता है? आप लोगों ने अगर डैम कभी रियल में देखा होगा या मतलब फोटो वगैरह में देखा होगा, उसमें आपको पानी दिखेगा बहुत सारा इकट्ठा किया हुआ, उसको रिजर्वियर बोलते हैं। जो वो पानी इकट्ठा करने का रिजर्वियर है बहुत बड़ा, वो सबसे बड़ा इंदिरा सागर डैम का है। और जो लार्जेस्ट डैम है इंडिया में वो हीराकुंड डैम है। उसकी जो लेंथ है वो 25.89 किलोमीटर है, और ये महानदी रिवर पे है उड़ीसा में। और जो ओल्डेस्ट है वो कालानाई डैम है, ये 100 BC से 100 AD के बीच में था, और ये कावेरी रिवर तमिलनाडु में था। ठीक है। और एक इसमें खास बात आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किसे बोला जाता है? इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है डैम से, पानी से जो भी इलेक्ट्रिसिटी डैम में प्रोड्यूस की जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोका द ग्रेट बिलोंग्स टू द, किससे बिलोंग, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? मौर्य, गुप्ता, शुंगा, चोला। तो इसका सही आंसर है मौर्य डायनेस्टी। जो मौर्य डायनेस्टी है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में फाउंड की थी। और इसमें जो सम्राट अशोक हैं वो तीसरे नंबर के रूलर हैं, थर्ड रूलर थे। इन्होंने 268 से 232 BCE तक राज किया था। और इनको जैसे मगध राज, चक्रवर्ती, देवम प्रिया, देवनाम प्रिया और प्रियदार्शिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके और नाम थे ये। और इन्होंने ना जो इनकी जो सबसे फेमस वार थी वो कलिंगा वार थी 261 BC में। और इसी के बाद इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा खून खराबा हो गया, और इनको फिर लगा यार ऐसा कुछ मतलब वो है नहीं है कि, तो फिर इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के इन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो कर लिया था। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस। और कोई मतलब कि आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और इस सीरीज़ को फॉलो करते रहना। हम आपको ऐसे ही डेली 25 से 30 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू।